टीज़र आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। ये कहानी थोड़ी अजीब है, इसमें सस्पेंस भी बहुत है, मोडस ऑपरेंडाई भी थोड़ा डिफरेंट है, और कहानी दिल्ली की है। और अपने वक्त में ये करीब इस कहानी को 8 साल हो गए, उस वक्त बड़ी हेडलाइंस बनी थी ये स्टोरी। होता क्या है कि दिल्ली में एक दिन न्यूज़पेपर में एक ऐड छपता है, और उस विज्ञापन में ये था कि तो एक अच्छे परिवार का एक सीधा साधा लड़का चाहिए और इकलौती बेटी की शादी करनी है, लेकिन शर्त ये थी कि जो भी लड़का होगा वो घर जमाई बनेगा, मतलब घर में ही रहेगा, लड़की के साथ रहेगा। तो एक ऐड छपा, और ऐड देने वाले ने अपना भी बताया था, वो अच्छे खासे अमीर शख्स। तो एक लड़की की शादी के लिए ऐड, और उसमें लड़का वो चाहिए जो कि घर जमाई बनने को तैयार हो। दिल्ली, साउथ दिल्ली में बाकायदा एक कोठी। बहुत सारे लोगों ने ऐड देखा, उसमें से एक शख्स और भी था जिसने ऐड देखा, उसका नाम था महेंद्र। तो महेंद्र ने जब ऐड देखा तो उसे लगा कि काफ़ी सही है, अगर एक अमीर घराने की लड़की से शादी हो जाए, रहने के लिए घर मिल जाए, घर जमाई बन जाओ, तो फिर तो ज़िंदगी में और कुछ चाहिए ही नहीं। तो महेंद्र इसके बाद उसने फ़ैसला किया कि वो इस पते पे बात करेगा और मिलेगा। तो जो नंबर दिया गया था उस पर कॉल हुआ, कॉल होने के बाद टाइम फिक्स हुआ। तो महेंद्र विजेता नाम की एक महिला के साथ उस घर में पहुंचता है, साउथ दिल्ली की वसंत कुंज इलाके की एक कोठी में। पूरा पॉश एरिया है। वहाँ जाने के बाद जो महेंद्र था वो मिलता है। जिन्होंने ऐड किया था उनका नाम था हरीश नागपाल, वो बैंक का बड़ौदा में कैशियर थे। कैशियर होने के अलावा वो एक बिजनेसमैन भी एक तरह से, क्योंकि उनकी कई दुकानें हैं साउथ दिल्ली में, और साउथ दिल्ली में दुकानों की कीमत बहुत होती है, तो कई करोड़ की दुकानें थी उनकी। तो विजेता जो है वो महेंद्र की तरफ से नागपाल से बात करती है उनकी बेटी के रिश्ते के लिए, और वो विजेता कहती कि ये महेंद्र, मैं अपने भाई के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। जो भी उसको बताना था महेंद्र के बारे में बताया, और फिर शर्त उन्होंने जब रिपीट किया कि घर जमाई बनना है, यहीं रहना है, तो विजेता भी तैयार हो गई और महेंद्र भी कि बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उन्होंने देखा लड़का ठीक है, लड़की, जो भी उन्होंने जानकारी दी दिल्ली के बारे में, जहाँ पे उनका पता बता था, उन्होंने चेक किया, सब ठीक निकला। उसके बाद आनंद फानंद में शादी भी हो गई। तो अब हरीश नागपाल का दामाद बन गया महेंद्र, उनके घर में रहने लगा और सब कुछ ठीक चल रहा था। बस बीच बीच में कभी कभी वो गायब हो जाता था। तो इसको लेके जो महेंद्र की वाइफ यानी हरीश नागपाल की जो बेटी, वो शिकायत भी करती थी। तो वो बताता था कि मुझे कहीं काम है, काम के सिलसिले में जाना पड़ता है। लेकिन फिर कुल मिला के गृहस्थी ठीक चल रही थी। कुछ महीने बीत गए। कुछ महीने बीतने के बाद अचानक 23 जुलाई 2011, 23 जुलाई 2011 को हरीश नागपाल अपनी पत्नी के साथ गुरुद्वारा शाम को जाते हैं। उससे पहले उन्होंने बाकायदा शादी के बाद देखा दामाद भी अच्छा है, बेटी को खुश रख रहा है, बस थोड़ा कभी कभी गायब होता है। तो उन्होंने वहीं साउथ दिल्ली में उसको एक फ्लैट भी खरीद कर दे दिया था, और उसके नाम पे, मतलब अपनी बेटी के नाम पे। तो 23 जुलाई को, उससे पहले उन्होंने क्या किया कि जब ये फ्लैट ख़रीदा था तो अपनी कुछ दुकानों में से एक दुकान भी बेची, और उस दुकान को करीब 1 करोड़ रुपए में बेचा। उस 1 करोड़ में से 20 लाख कहीं एडवांस दिया, 80 लाख इनके पास कैश था, और घर में जेवर भी काफ़ी थे। 23 जुलाई 2011 को हरीश नागपाल अपनी पत्नी के साथ गुरुद्वारा जाते हैं। गुरुद्वारा से जब वो माथा टेकने के बाद घर लौटते हैं, दरवाजे का ताला खोलते हैं, क्योंकि उस दिन वही दोनों थे, और जब अंदर जाते हैं तो अचानक जो बेड बॉक्स है उसकी हालत देख के वो एकदम सहम उठते हैं, क्योंकि उसी बेड बॉक्स के अंदर उन्होंने 80 लाख रुपए कैश और करीब 40 लाख रुपए की ज्वेलरी रखी हुई थी। बदहवास वो बेड बॉक्स पे सारे सामान को उलट पुलट करके देखते हैं, बट वो जिस थैली में उन्होंने रखी थी वो थैली गायब थी। मतलब 80 लाख रुपए और 40 लाख के करीब ज्वेलरी, मतलब टोटल मिला के 1 करोड़ 20 लाख रुपए घर से गायब। जाहिर सी बात है हरीश नागपाल बदहवास हो जाते हैं। उसके बाद वो 100 नंबर पे कॉल करते हैं। लोकल पुलिस पहुंचती है वहाँ पे, पूछताछ करती है। जब पुलिस को पता चलता है कि करीब 1 करोड़ 20 लाख की चोरी है, तो पुलिस के भी थोड़े मतलब केस को सीरियसली लेती है। उसके बाद सारी चीज़ें पूछताछ होती है, घर की एंट्री और सब कुछ। तो जो चीज़ चौंकाने वाली थी वो ये थी कि घर में कोई ज़बरदस्ती घुसा नहीं, पड़ोसियों ने किसी अनजान या अजनबी को देखा नहीं। तो फिर ये कैसे गायब हुआ? तो पहली नज़र में जांच के बाद पुलिस को ये लगा कि इस चोरी के पीछे घर का कोई अपना शख्स है, उसी का हाथ है। तो पुलिस ने अपने के बारे में पता करना शुरू किया, तो पता चला हरीश नागपाल है, उनकी पत्नी है, उनकी बेटी है और एक दामाद है। तो भाई दामाद कहाँ है? तो पता चला दामाद आज दोपहर से ही उनकी गाड़ी लेकर कहीं गया हुआ था। तो उसको कॉल किया गया। महेंद्र के पास उस वक्त 5 मोबाइल थे अलग अलग नंबरों के।
और हैरत अंगेज़ तौर पे वो पाँचों मोबाइल स्विच ऑफ थे जब पुलिस और उसके ससुर ने कॉल किया। तो अब गायब, फोर्सफुल एंट्री नहीं है घर में, शक सीधे सीधे दामाद पे जा रहा है। लेकिन पुलिस को ये भी डर है कि इतनी सारे पैसे की चोरी हुई और दामाद गायब है, और पहली बार पता चला कि इस तरीके से गायब है, पाँचों मोबाइल बंद है। तो ये लगा कि कहीं दामाद के साथ भी कुछ ना हो गया हो। तो डायरेक्ट दामाद को भी वो अक्यूज़ के तौर पे नहीं देख सकती थी पुलिस जब तक कोई प्रूफ ना हो। तो सारी पूछताछ होती रही, पर कोई सुराग नहीं मिला। और इस दौरान में जितने भी तरीके से पुलिस छानबीन कर सकती थी वो सारी चीज़ें कर ली, लेकिन ना चोर का कुछ पता चला और ना इधर दामाद के बारे में कुछ पता चल रहा था। अब पुलिस को दो चीज़ें एक और लगी इस पूरी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के दौरान। खुद हरीश नागपाल का जो बर्ताव था वो पुलिस के लिए भी शक पैदा कर रहा था, क्योंकि पुलिस का ये मानना था कि जिसके घर से 1 करोड़ 20 लाख रुपए की चोरी हो गई है वो आदमी पुलिस को पूरी तरह से मतलब इन्वेस्टिगेशन में हेल्प नहीं कर रहा है। पुलिस कई चीज़ें पूछती थी, वो कई चीज़ें टाल देते, कई गलत जानकारी दे रहे थे। तो पुलिस को ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हरीश नागपाल ने ही खुद प्लान किया हो, लेकिन इसके पीछे फिर मकसद क्या, क्योंकि पैसे उसी के हैं, कोई लोन नहीं है, बाकी कोई कर्जा नहीं है, तो हरीश नागपाल ऐसा क्यों करेगा। लेकिन वो पुलिस को सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, हेल्प भी नहीं कर रहे हैं, तो पुलिस को वो भी हुई उलझन। उधर दामाद महेंद्र गायब, उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें पुलिस के लिए एक पहेली बनी हुई थी हर तरफ से। लेकिन जब हरीश नागपाल को भी टटोल लिया, खंगाल लिया पुलिस ने, उनके बारे में सारी इंक्वायरी कर ली, तो फिर लगा कि नहीं, ये आदमी चोर नहीं हो सकता खुद अपने ही पैसे का। तो फिर अब ये हुआ कि क्या इकलौता अब जो बचता है वो महेंद्र, लेकिन महेंद्र गायब है। अब ये भी डाउट है कि महेंद्र को कुछ ना हो गया हो, क्या पता चोरी करने जब आया हो महेंद्र शायद उस वक्त घर पे हो, उसको ज़बरदस्ती ले गए, मार दिया, क्या किया। तो तमाम चीज़ें थी। आखिर में पुलिस ने फिर कहा कि चलो महेंद्र को ही ज़ीरो इन करते हैं और वहीं से अपनी तफ्तीश को शुरू करते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ों को क्लू मिल नहीं रहा था। तो उस तफ्तीश के दौरान पहली चीज़ जो पुलिस को पता चली वो इन दोनों की शादी की पता चली कि बहुत जल्दी में शादी हुई, महेंद्र और हरीश नागपाल की बेटी की। फिर उस इश्तेहार के बारे में पता चला जिसके ज़रिए शादी हुई थी। तो इतनी जल्दी शादी करने के लिए अचानक इश्तेहार आता है, एक लड़का आता है और शादी हो जाती है, तो पुलिस को थोड़ा डाउटफुल लगा। अब उसने कहा कि महेंद्र को और ज़्यादा उसके बारे में जानकारी इकट्ठे करते हैं। तो महेंद्र के बारे में अब ज़्यादा और जब जानकारी इकट्ठे करनी शुरू की गई, जहाँ जहाँ महेंद्र के बारे में जितनी जानकारी उसने दी थी अपने ससुर हरीश नागपाल और पत्नी को। अच्छा, हरीश नागपाल की बेटी जो थी वो मानसिक रूप से थोड़ी कमज़ोर थी, इसीलिए उनको एक घर जमाई चाहिए था ताकि वो साथ रहे, सामने रहे, तो एक बाप के तौर पे वो भी ख्याल रख सकें। तो जब पुलिस ने महेंद्र की और छानबीन करनी शुरू की तो एक चौंकाने वाली चीज़ पता चली। पता ये चला कि महेंद्र ऑलरेडी शादीशुदा है, उसकी एक बीवी है और 2 साल का एक बेटा भी है। अब जब पुलिस को ये बात पता चली तो फिर हरीश नागपाल के घर वालों को बताया गया कि आपको मालूम है कि ऑलरेडी वो शादीशुदा है। हरीश नागपाल, उनकी वाइफ और उनकी मतलब जो बेटी है, उनके लिए ये खबर एकदम बम जैसा था। उन्हें मालूम ही नहीं था कि जिस लड़के से उन्होंने शादी की वो ऑलरेडी शादीशुदा है, बल्कि उसका 2 साल का बेटा भी है। तो वो मानने को तैयार नहीं थे। पुलिस ने कहा ठीक है, हम और सबूत जुटाते हैं। इसी बीच में इस पूरी तफ्तीश के दौरान दिल्ली में कुछ महेंद्र के जो नज़दीकी लोग थे उन तक पुलिस पहुंची और एक तस्वीर पुलिस के हाथ लगी। उस तस्वीर में महेंद्र और उसकी वाइफ दूल्हा दुल्हन के जोड़े में। वो तस्वीर पुलिस लेकर पहुंचती है हरीश नागपाल के घर और बताती है कि ये रहा सबूत, इसकी पहले शादी हो चुकी है। तो जब वो सबूत घर वाले देखते हैं तो शादी की खबर से ज़्यादा चौंक उठते हैं, इसलिए कि उस तस्वीर में जो लड़की महेंद्र की दुल्हन के तौर पे दिखाई दे रही थी वो दरअसल विजेता नाम की वही लड़की थी जो महेंद्र का रिश्ता लेकर हरीश नागपाल के घर आई थी और उसने महेंद्र को अपना भाई बताया था और कहा था कि मैं अपने भाई के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। तो दरअसल वो विजेता महेंद्र की भाई बहन नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी। तो एक पत्नी अपने पति का रिश्ता लेकर और अपने पति को भाई बताकर एक घर पहुंचती है और पूरी शादी कराती है। उसके सामने फेरे होते हैं, उसके सामने सारे रस्म पूरी होती हैं और एक पत्नी ही करा रही है एक बहन बनकर। अब जब ये चीज़ सामने आती है तो जाहिर सी बात है हर एक के पैर तले से ज़मीन खिसक जाती है। फिर उन्हें लगता है कि वो ठगे गए और इसके पीछे कुछ गड़बड़ है। तो जब उस लड़की को भी पहचान लिया जाता है वहाँ पे, तो पुलिस को भी लगता है कि इसके पीछे साजिश गहरी है और अपनी ही बीवी को बहन बनाकर वो सामने मिलवाया, शादी करवाया। इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? अब जाहिर सी बात है इस सवाल का जवाब जब तक महेंद्र ना मिले, उसकी वाइफ ना मिले, नहीं मिल सकता था। लेकिन उसकी पूरी ज़िंदगी दोनों पति पत्नी की ऐसी ड्यूबियस थी कि कहीं एक जगह वो टिकते नहीं थे, तो उसका कोई पता, कोई ठिकाना मिल नहीं रहा था। फिर भी उसके कुछ करीबी लोग मिले बहुत मुश्किल से, इसलिए वक्त बीत रहा था। तो पता चला कि एक्चुअली महेंद्र जो है वो बरेली के रहने वाला है, यूपी के। तो जैसे ही पता चला पुलिस की एक टीम, दिल्ली पुलिस की टीम बरेली पहुंची
बरेली में लेकिन जहाँ पे उसने बताया था, पता चला कि वहाँ पे उसको आए हुए ज़माना हो गया। बरेली उसने छोड़ रखा और उसके कोई रिश्तेदार, कोई करीबी वहाँ है ही नहीं जिसके घर वो टिकता। तो पुलिस को मायूसी हाथ लगी। लेकिन फिर तभी पुलिस के दिमाग में एक आइडिया आया, और वो ये कि चूँकि अगर वही चोर और उसने 1 करोड़ 20 लाख रुपए चुराए हैं, 80 लाख कैश और बाकी के जेवर के, और बरेली उसका नेटिव प्लेस है, उसका घर है, तो हो सकता है, और उसका कोई घर नहीं है बरेली में अपना, क्योंकि वो जब भी पता चला वहाँ के किसी और रिश्तेदार के या किसी यहाँ दूर के जानने वाले के यहाँ रुकता था, और उन लोगों के हिसाब से सालों से फिर वो आया नहीं। तो पुलिस ने एक अंधेरे में तीर चलाया कि हो सकता है इतने पैसे आने के बाद वो कम से कम अपने पूर्वजों की जगह पे एक मकान खरीदने की कोशिश करेगा या वहाँ मकान खरीदेगा। तो अब पुलिस ने बरेली के जितने भी प्रॉपर्टी डीलर थे उन सबको खंगालने का फैसला किया। उसके बाद अब वो महेंद्र की तस्वीर भी थी। एक एक जगह पर जाकर पूछना शुरू किया कि पिछले कुछ वक्त के अंदर कोई शख्स जो बरेली में मकान खरीदने के लिए आया हो। काफ़ी धक्के खाने के बाद एक प्रॉपर्टी डीलर मिलता है जो बताता है कि हाँ, ये शख्स कुछ दिन पहले आया था, 40 लाख रुपए के मकान की एक डील भी हुई थी। फिर उसने कहा था कि वो पूरी तैयारी के साथ आएगा, लेकिन उसके बाद नहीं आया। तो पुलिस ने फिर पूछा कि कोई नंबर, कोई कॉन्टैक्ट नंबर पता, तो उसने वहाँ भी कोई सुराग नहीं छोड़ा था। उसने बोला हम खुद ही आएंगे। तब जानकारी तो मिली कि हाँ, ये इंसिडेंट के बाद ये बरेली आया था, लेकिन उसके बाद कहाँ है कुछ मालूम नहीं। अब पुलिस फिर से एकदम खाली हाथ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी पुलिस ने। उसने कहा जब वो बरेली आया है तो फिर जाहिर सी बात है कि हो सकता है वो यहाँ अब भी कहीं छुपा हो। दूसरा, 2 साल का बच्चा था, ये पुलिस के पास जानकारी थी कि बेटा है। तो अब प्रॉपर्टी डीलर के बाद पुलिस ने ये तय किया कि ये पता करते हैं कि किसी ने, मतलब जो बच्चे का बेबी फूड होता है या फिर उनकी दवा, दूसरी ज़रूरतें, तो वो किसी मेडिकल स्टोर और वहाँ ज़रूर जाएगा ऐसी चीज़ों को कुछ लेने के लिए। तो अब पुलिस ने मेडिकल स्टोर को खंगालना शुरू किया। देखिए, छोटी छोटी सी चीज़ें और जो सोच होती है इन्वेस्टिगेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इस दौरान में पुलिस ने कुछ होटल और गेस्ट हाउस को भी खंगाला, पर वहाँ कामयाबी नहीं मिली। तो अब प्रॉपर्टी डीलर को भी खंगाला, वहाँ पे कामयाबी मिली लेकिन नहीं मिली। अब उसने मेडिकल स्टोर उनको खंगालना शुरू किया कि शायद यहाँ वो अपने बच्चे के लिए दवा या कुछ, क्योंकि उस उम्र में अचानक ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो तस्वीर साथ में थी। तो ऐसे कई मेडिकल स्टोर को खंगालते खंगालते नसीब देखिए कहाँ काम करता है। पुलिस की एक टीम एक मेडिकल स्टोर पे पहुंची थी उस तस्वीर को लेकर, पूछने वाली थी दुकानदार से कि उससे पहले उसने देखा कि एक आदमी जो है वो वहाँ पे खड़ा हुआ और वो कुछ लेने के लिए आया। अब चूंकि इतने टाइम से पुलिस के हाथ में वो तस्वीर है और केस को सॉल्व करना है, तो जब पुलिस को केस सॉल्व करना होता है और ऐसे लोगों को पकड़ना होता है तो उसके दिमाग में 24 घंटे वही तस्वीरें घूमती रहती हैं, वो भुला ही नहीं पाती। तो उसने देखा बराबर में जो खड़ा हुआ शख्स मेडिकल स्टोर पर है वो कोई और नहीं बल्कि वही है जिसके लिए पुलिस दर दर भटक रही है। वो महेंद्र था। यकीन हो गया पुलिस को कि ये महेंद्र है। उसके बाद उसे दबोचा जाता है। दबोचने के बाद फिर उसको दिल्ली लाया जाता है। दिल्ली लाने के बाद फिर उसकी बीवी जो विजेता है उसका भी सुराग मिल जाता है, बेटा भी मिल जाता है। फिर इन सब को लाने के बाद दिल्ली में अब पूछताछ होती है। तो उसकी निशानदेही पे उस 80 लाख में से 79 लाख बरामद हो जाता है। 1 लाख रुपए के करीब खर्च हो चुका था इतने दिनों में। जेवर सारे के सारे बरामद हो जाते हैं। पुलिस उसके ससुर को, जाहिर सी बात है, वो सारी सामान सौंप देती है कागजी कार्रवाई के बाद, कानूनी। लेकिन अब ये पूछा जाता है कि ये सब कहानी थी क्या। तो अब जो कहानी वो सुनाता है वो ये, उसकी अब ये कहानी इस पूरी कहानी से बिल्कुल अलग थी। उसने कहा कि हाँ, उसने इश्तिहार देखा और वो बचपन से ही एक तरह से ठगने का और ठगी में महारत हासिल रखता था। नटवर लाल का भक्त था, थोड़ा टैलेंटेड भी था, मिमिक्री करता था और आवाज़ बहुत अच्छी अच्छी निकालता था लड़कियों की। तो जब उसने ये ऐड देखा, इश्तिहार देखा, तो उसने अपनी बीवी और उन दोनों ने, विजेता उसकी पत्नी थी, 2 साल के उसके बेटे की माँ, उन दोनों ने कहा कि ये अमीर लोग हैं, अगर हम लोग यहाँ से शादी करते हैं तो पैसे भी मिलेंगे और फिर हम लोग उनके पास पैसे होंगे तो उस पैसे पे हाथ भी मारेंगे। इस सोच के साथ उन्होंने ये शादी की और एक पत्नी को ही वो अपनी बहन बना कर ले गया। वहाँ रिश्ते की बात की, शादी भी कर ली, सब कुछ किया। और इसी बीच में उसे पता चला था कि उसके ससुर ने एक दुकान बेची और इतने इतने पैसे हैं। तो ये उस वक्त सीन में नहीं था, वो आगे चल के था, लेकिन अचानक पैसे घर में आ गए। तो उसी वक्त प्लान किया कि इस पैसे को चुराना है और फिर भागना है, और उन्होंने सेम वैसे ही किया। लेकिन फिर पास्ट क्या था, फिर उसने बताया कि पूरी चीज़ें आप सभी को पता होगा, अभी भी शायद चलता है, पहले तो बहुत ज़्यादा एक दौर आया था, खूब चल रहा था 2010, 11, 12, 13, फ्रेंडशिप क्लब, हेलो मुझसे दोस्ती करोगे, ये सब बहुत सारे ऐड आते थे अखबारों में। और आप पैसे दीजिए, फ़ोन पे बात कीजिए, लड़कियां आपसे बात करती थी ऊट पटांग सारी। तो उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारी स्टोरीज भी की थी। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड थे जो ये धंधा चला रहे थे और दिल्ली पुलिस बाकायदा रेड मारती थी। तो ये महेंद्र की असली पहचान ये थी कि दिल्ली में ये फ्रेंडशिप क्लब का एक सरगना था, हेड था। इसने बाकायदा लड़कियों को अपने यहाँ हायर कर रखा था
और उनका काम ये था, चार जो ये इसके पास 5 मोबाइल थे, ये उसी दौर से चला आ रहा था, नंबर बदलता रहता था। तो ये लड़कियों को हायर करता था, अपने एम्प्लॉय रखता था, और उनका काम था कि वो क्लाइंट से बात करें। और जाहिर सी बात है, वो मुझसे दोस्ती करोगे, फ्रेंडशिप क्लब में मन बहलाने दिल बहलाने टाइप की बातें होती हैं। तो ये उसका धंधा था। कई बार ऐसा होता था जब इसकी स्टाफ कम हो जाती थी, क्लाइंट ज़्यादा है, लाइन पे फ़ोन ज़्यादा आ रहा है, तो ये खुद लड़की बनकर बात करता था और कोई पकड़ नहीं पाता था, क्योंकि इसकी मिमिक्री बहुत अच्छी करता था ये लड़की की। इवन कई बार ऐसा हो कि जब बात करने के बाद मुलाकात की बात आती है कि अच्छा वहाँ मिलो, तो ये रात को मिलने भी गया अपने क्लाइंट से बाकायदा लड़की बनकर। और इसकी जो पूरी पर्सनैलिटी थी उसमें लड़कियों की झलक भी थी थोड़ी सी। तो बाकायदा वो पूरा मेकअप करना, लड़कियों के कपड़े पहनना, बाल बड़े, ये सब कुछ करके जाके वहाँ पे भी उनको चीट करके निकला है। तो ऐसे कुल मिलाकर जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो करीब 100 लोगों को दिल्ली में इसने ठगा, और उनमें से 60 जो हैं वो बुजुर्ग थे क्लाइंट। तो ये उसका मेन धंधा था, और जिस तरीके से ये लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। और इसी धंधे के दौरान में एक गलती से इश्तिहार पर नज़र पड़ती है, और फिर ये सारी 1 करोड़ की इस चोरी का प्लान बनता है और चोरी करता है, और उसके बाद फिर पुलिस उसको पकड़ती है। तो ये थी पूरी कहानी दिल्ली की, ये वसंत कुंज इलाके की कहानी है। उसके बाद वो जेल में था, फिर बीच में खबर आई थी कि शायद उसको बेल भी मिल गया। और फ्रेंडशिप क्लब वाला धंधा अब थोड़ा सा धीरे 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 वो कम होता जा रहा दिल्ली में भी, क्योंकि अब इश्तिहार भी कम देखने को मिल रहे हैं। खैर, अब मैं आगे का सवाल लूँ उससे पहले कुछ नोट करके लाया हूँ, इसलिए मैं बता दूँ। कुछ लोगों के थे। एक काजल सिंह हैं लखनऊ से, इन्होंने लिखा है कि सुब्रतो राय की कहानी सुनना चाहती हैं सहारा के। बिल्कुल, मैं भी चाहूँगा कि आपको सुनाऊँ, जल्दी सुनाता हूँ। महेंद्र सिंह गुज्जर हैं, ये जग्गन गुज्जर जो चंबल के बागी, उनकी कहानी सुनना चाहते हैं, तो महेंद्र साहब जल्दी सुनाता हूँ। अजय दास का एक क्वेश्चन है कि क्या जो आदमखोर होते हैं, जो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है ये आपके निठारी केस, तो ऐसे जो इंसानों को खा लेते हैं, उनको जब गिरफ्तार किया जाता है तो उनको क्या जेल में अलग रखा जाता है या बाकी के कैदियों के साथ रखा जाता है? तो अगर मैं निठारी के एक्यूज़ की बात करूं तो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ऐसे लोगों को जिनके बारे में पता है कि अरे ये तो आदमखोर टाइप का है, तो उसको अलग ही रखा जाए। लेकिन खुद पुलिस या बाकी कैदी जैसे ही पता चलता है कि इस आदमी ने आदमी को खाया है, तो आप सोचिए उस वक्त सोच क्या होगी, तो वैसे ही लरजने लगेगा। तो कोशिश यही होती है कि इन लोगों को बाकी के लोगों से अलग रखा जाए, ताकि उनके ऊपर भी खतरा ना हो। और कई बार देख के ही आदमी वो हो जाता है। सुकांता किशोर साहू हैं, इन्होंने लंबी स्टोरी की लिस्ट भेजी है जो सुनाने के लिए कहा है। सुकांता साहब जल्दी सुनाता हूँ। इसके अलावा प्रथमेश पाटिल हैं, इन्होंने भी एक लिस्ट भेजी है स्टोरी की, तो पाटिल साहब आपकी भी फरमाइश जल्दी पूरी होगी। अंकित चौधरी हैं, ये यूएसए और ईरान के बीच में अभी जो कशमकश है उसके बारे में सुनना चाहते हैं। आज रात वारदात 11 बजे आप देख सकते हैं, कल भी 1 घंटे का शो मैंने बनाया था, परसों भी था। बाकी मैं इस क्राइम तक पे आपको पूरी डिटेल में जल्दी कहानी सुनाता हूँ। विकास वर्मा को पोखरन की कहानी सुननी है, विकास साहब सुनाता हूँ जल्दी। एडवोकेट आनंद तिवारी जी हैं, थैंक यू वेरी मच, इन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। शुएब हैं, ये शबनम जो मामला था उसका अपडेट जानना चाहते हैं, उस पर फैसला आना था, लेकिन अभी तक शुएब साहब आखिरी फैसला आया नहीं है। वैभव सोनी हैं, इनकी ज़िंदगी ज़्यादातर हाईवे पे गुजरती है और क्राइम तक की कहानी सुनते सुनते अब ये इन्होंने कहा है कि मैं इनका हाईवे पार्टनर हूँ। तो वैभव भाई आपके प्यार के लिए शुक्रिया। ललित सिंगल हैं, ये टेम्पा या टाम्पा जो भी बोलिए, फ्लोरिडा से हैं, और थैंक यू वेरी मच ललित जी और आपकी पूरी फैमिली की, आपने जो कुछ लिखा। एक वरुण कात्याल है, हमारी क्राइम तक की फैमिली के मेंबर, ये इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में, इनका एक 4 साल का बच्चा है, बेटा है कायान कात्याल, वो बीमार है। तो पूरी क्राइम तक फैमिली जो है दुआ करेगी, ऊपर वाला जल्दी ठीक करेगा। इनकी वाइफ प्रियंका कात्याल भी, बिल्कुल आप लोग बेफिक्र रहें, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। अभय कुमार इस्लामपुर नालंदा से हैं, ये कहते हैं कि आप क्राइम तक की जो कहानी सुनाते हैं तो एफएम पे भी आ जाइए, रेडियो पे। ऐसी कई बार हुआ, लेकिन फिर लगता है कि फिर बढ़ जाऊंगा कई किस्तों में, लेकिन फ्यूचर का पता नहीं, हो सकता है कभी रेडियो पे भी आप सुन लें। मोहतसीम नसीम है, बहुत ही क्यूट सा मेल इन्होंने लिखा है कि सिर्फ क्राइम तक पे कहानी सुन सुन के इन्होंने मेल लिखना सीखा, और पहला मेल इन्होंने क्राइम तक को लिखा है, और अब इन्हें पता चला मेल कैसे लिखते हैं। तो चलिए, कहीं ना कहीं से एक अच्छी शुरुआत की आपने मोहतसीम, जारी रखिए इसको। इसके अलावा अनुराग बोथरा साहब हैं, थैंक यू वेरी मच आप सभी का लिखने के लिए, और सवाल की जो बाकी चीज़ें होती हैं मैं कोशिश करता हूँ इसी तरह से आप लोगों के जवाब देता रहूँ। अब बताओ आसिफ। छाया पांडे जी बोल रही हैं कि जब शादी की है, जब लड़का को पसंद किया उसके दादा ने, तो उन लोगों ने पूछताछ नहीं करी थी? छाया जी, जब शादी के लिए बात हुई और वो अपनी बहन
मतलब पत्नी को ही बहन बनाकर वहाँ पहुँचा, तो उसने अपने कुछ एड्रेस दिए थे, कुछ दोस्तों के दिए थे घर में, और बताया था कि मैं ये करता हूँ। तो उन लोगों ने शुरुआती इंक्वायरी की थी और वो सारी चीज़ें सही निकली थी, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ सेट था, प्लान था, किसी को क्या रोल दिया गया था वो मालूम था, इसलिए घर वाले आसानी से झांसे में आ गए। सर प्रमोद जी हैं, वो बोल रहे हैं कि सर इस तरह के केसेस में जब कोई मैट्रिमोनियल साइट पे लड़का या लड़की पसंद करते हैं, ऐसे सिचुएशन में क्या सतर्कता बरतनी चाहिए? देखिए बिल्कुल प्रमोद जी, ऐसा करना ये चाहिए कि इसमें कोई भी आंख बंद करके बिलीव ना करे। आपको जो भी उसने अपने बारे में जानकारी दी है, चेक करें, क्रॉस चेक करें और तरीके से चेक करें, मतलब हर तरीके से ठोक बजा के देख लें, तभी आखिरी फैसला लेना चाहिए। सर विनोद यादव जी हैं, ये बोल रहे हैं कि सर इस तरह की वीडियोस जो आप अपलोड कर, ये जो कहानी आप अपलोड कर रहे हैं, इसके बाद इस तरह के और भी केसेस हैं, और ये केस कितना पुराना है? ये केस मैंने आपको बताया 2011 का है। 23 जुलाई को चोरी हुई थी, उसके बाद अगस्त में गिरफ्तारी हुई थी, तो लगभग 7-8 साल हो गए। सर सुंदर कार्की जी पूछ रहे हैं कि वो बच्चे का क्या हुआ जो उसका 2 साल का बेटा है? सुंदर जी, वो बच्चा जाहिर सी बात है, उस वक्त पति पत्नी दोनों अरेस्ट हुए थे, लेकिन आप जेल में नहीं रख सकते किसी बेगुनाह को बिना किसी जुर्म के। तो उस वक्त किसी रिलेटिव के पास था जो एक मिला था, उसके बाद शायद फिर बेल मिल गई, तो वो साथी है उनके। सर यादव जी बोल रहे हैं कि वो जो महेंद्र था वो बैंक में सरकारी नौकरी करता था, वहां से उसने कई लोगों को पहले भी फंसाया था, कैसे उन्होंने कहीं पढ़ा था? नहीं, महेंद्र जो था वो बैंक में नौकरी नहीं करता था। जो हरीश नागपाल ससुर है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में थे। ये तो जालसाज था, ठग था, और यही सब काम करता था। सर द प्योरिटी करके अकाउंट है, ये बोल रहे हैं कि इस तरह से फ्रेंडशिप क्लब चलते थे कि सरकार इसके ऊपर रोकथाम नहीं करती थी। फ्रेंडशिप क्लब को लेकर उस वक्त काफ़ी गाजगिरी, कई जगह पे इस तरह के चीटिंग की बात आई, क्योंकि आप इस अकाउंट में पैसे भर दें, फिर बात करेंगे, फिर वहाँ मिलेंगे, मिलने जुलने की बात होती थी। लेकिन इसमें दोनों पहलू है। एक ये कि जो आदमी ठगा जाता था उसको शर्म के मारे कि कैसे बताए, कैसे पुलिस के पास जाए, तो वो भी ज़्यादा खुलता नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी गलत कर रहा है। आप इस तरीके की बात कर रहे हो या मिलने के लिए जा रहे हो उसको, या फैमिली को पता चलेगा तो अलग से पिटाई होगी। तो इसका फ़ायदा है ऐसे क्लब और ऐसे लोग उठाते थे, क्योंकि मालूम है कि वो सच्चाई सामने नहीं आएगी। पुलिस इस तरह के इश्तेहार को जब देखती थी और एक आध दो इस तरह के कंप्लेंट को आते थे, उनके ऊपर एक्शन लेती थी। सर जगताप समीर पूछ रहे हैं पैसे रिकवर हुए कि अगर हुए तो कितने हुए? जगताप साहब, मैंने बताया आपको, पैसे रिकवर हो गए थे। 80 में से 79 लैक्स बरामद कर लिए थे पुलिस ने, सारी ज्वेलरी भी बरामद कर ली थी। सर शिव यादव जी बोल रहे हैं कि उसकी वाइफ को भी इस केस में सजा हुई है? हाँ बिल्कुल, मैंने बताया कि दोनों को अरेस्ट किया गया था, क्योंकि साजिश में दोनों बराबर के शरीक थे। जिस तरीके से शादी कराई, जिस तरीके से चोरी हुई, साथ में थी, तो उसमें हर जुर्म में पत्नी जो है वो बराबर की हिस्सेदार थी। सर निशांत कुमार जी बोल रहे हैं कि सर जो पॉलिटिशियन और बाहुबली कैद में होते हैं जेल में और मोबाइल ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, तो सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? निशांत जी, हर वक्त ये बार बार चीज़ें आती हैं जेल में, किस तरीके से वीवीआईपी, क्रिमिनल ये सब मिसयूज़ करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, पार्टी करते हैं। तस्वीरें आती, थोड़ा हंगामा होता है, फिर इंक्वायरी होती है, फिर थोड़े दिन के बाद वैसी होने लगता है। अभी हाल में ही ऐसा है, आतिक अहमद से लेके कुछ और ऐसे बाकी लोग थे जिनके वीडियो तस्वीरें आई थी। तो चलता रहता है, जब जब ये पकड़ में आता है, हो हल्ला होता है, फिर सब शांति हो जाती है। जब शांति होती है तो फिर जेल के अंदर खेल शुरू हो जाता है। सर सुंदर बागवान जी बोल रहे हैं कि सर थैंक्स, आपकी वजह से क्राइम टेक के चैनल की शुरुआत हुई, हम गर्व महसूस करते हैं कि ऐसा चैनल है जो हमें सतर्कता देगा। थैंक यू सुंदर साहब। थैंक्स तो असल में हमारी टीम की नहीं है, बल्कि आप लोगों की है, जो क्राइम तक को एक वाकई फैमिली की तरह लेते हैं, फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, और इसी वजह से ये जो है एक प्यार का सिलसिला जो है वो चलता रहता है। तो आप लोग ज़्यादा हकदार हैं इसके। सर मोहिका जैन है, ये बोल रही है कि सर आज के टाइम में सोशल मीडिया या अपने प्ले स्टोर पे बहुत ऐसी ऐप हैं जो लोगों को भटकाती हैं, सरकार उन ऐप के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाती? एक्चुअली सोशल मीडिया पे लगाम लगाना बड़ा मुश्किल काम है, और अभी इसी से निपटने की सारी अभी तैयारी सोचा जा रहा है, प्लान किया जा रहा है कैसे होगा। लेकिन ये एक बेलगाम सी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बस में ही नहीं है, कहाँ से वो अपलिंक हो रहा है, कहाँ से कौन क्या डाल रहा है, बिना जांचे बिना परखे कौन क्या कुछ कह रहा है। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, लेकिन उतनी ख़तरनाक भी है। तो जब तक इसके ऊपर रहेगा सोशल मीडिया का दायरा, तो हो सकता है उस वक्त तक कई ऐसी चीज़ें आएँ जिससे इसके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश हो सके। सर पंकज जी बोल रहे हैं कि महेंद्र जब लड़कियों की आवाज़ में बात करता था, बात करने के लिए भी पैसे, ये जो फ्रेंडशिप क्लब होता है इसमें अक्सर जो फ्रेंड्स बनाने के नाम पे आप बात कर, उसमें ये भी होता है कि आपको एक अकाउंट नंबर दिया जाता है, इस अकाउंट नंबर में आप ये पैसे डालें, ये पैसे डालेंगे तो फिर आपको एक नंबर दिया जाएगा, इस नंबर पे आपसे लड़की बात करेगी। ये सब तो अब पुराने फार्मूले हो गए, बट यही चल रहा था। उसके बाद बहुत ज़्यादा फिर कोई कहता है कि अच्छा चलो मिलना है सिर्फ आवाज़ सुन के ही, तो उसके अलग फिर पैसे हैं, इस अकाउंट में डालिए। तो ऐसे डलवाने के बाद कई बार धोखा देने के लिए महेंद्र खुद लड़की बन के भी गया था। तो ये सारी चीज़ें थी जो उस वक्त चलती थी। अब तो खैर ये फ्रेंडशिप क्लब वाला मामला थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है।
सर अनीता जी का सवाल है कि न्यूज़पेपर कोई इश्तेहार छापने से पहले पड़ताल नहीं करता है या पैसे के लिए कुछ भी छाप देते हैं। अनिता जी, ये चीज़ें उठी थी कि इस तरह के इश्तेहार जो है, मतलब जो सोसाइटी के ख़िलाफ़ है, समाज के ख़िलाफ़ है, भड़काता है या अश्लीलता फैलाता है, उन इश्तेहारों को नहीं छापना चाहिए। इसके ऊपर अलग अलग जो अपने ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बीच बीच में वो सारी चीज़ें आती भी हैं, लेकिन फिर भी आप देखें तो अखबार में इस तरह के इश्तेहार छपते ही रहते हैं और उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगती है। बट मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये चीज़ें, इनमें भी बदलाव आएगा और कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन होंगे कि आप बिना जांचे परखे ऐसी चीज़ें ना छापें। सर पूजा मैदान है, वो बोल रही है कि मेरे हस्बैंड 9 बजे तक आ जाते हैं और हम दोनों साथ बैठ के खाना खाते टाइम आपका लाइव देखते हैं, वरना हमें खाने में मज़ा नहीं आता। थैंक यू पूजा मदान जी, आप और आपके पति दोनों के लिए, और बस आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से हम लोगों को भी हौसला मिलता है। बस इसी तरह से क्राइम तक की जो फैमिली है, ये एक रिश्ता बना रहे, एकजुट रहें और सब आप लोग अच्छे रहें, सबसे बड़ी बात ये है। शिव यादव जी बोल रहे हैं सर ऐसे फ्रॉड केसेस में कौन सा एक्ट लगता है और सजा कितनी साल की हो सकती है। शिव यादव जी, अलग अलग इसमें सेक्शन होता है। जैसे एक तो 420 है, ये आपने धोखा दिया, लेकिन यहाँ पे कई चीज़ें आएंगी। आपने शादी जो है वो धोखे से की, उसका सेक्शन अलग होगा। आपने चोरी की, उसका सेक्शन अलग होगा। इसके अलावा और भी इसमें कई चीज़ें हैं जो सेक्शन होंगी, तो हर चीज़ का अलग अलग सेक्शन होगा। इसमें जो उसके ससुर थे होने वाले, उन्होंने उसको घर पे ही रख रखा था, क्या उनको कुछ शक नहीं हुआ था कि इसको नहीं रखना चाहिए। घर पे ही रखा था, फिर उन्होंने एक फ्लैट भी खरीदा अपनी बेटी के नाम पे, साउथ दिल्ली में ही दिया। लेकिन यह है कि उनकी, मैंने बताया था कि बेटी जो है वो थोड़ी सी दिमागी रूप से कमज़ोर थी, तो एक बाप होने के नाते वो चाहते थे कि उनकी बेटी उनकी नज़रों के सामने हो, घर जवाई हो, ताकि वो देखभाल कर सके, वो भी देखभाल कर सकें। लेकिन वही है कि वो थोड़ा सा मार खा गए इश्तेहार देने के बाद कि वो फंस रहे हैं, कोई उनको धोखा देने जा रहा है, ये समझ में बात नहीं आई और इसीलिए ये फिर उनके साथ ये हादसा हुआ। सर सलीम जहरा है, बोल रही है कि सर लोग माँ बाप अपने बच्चों की खुशी या शादी के लिए लोगों को दहेज ऐसे दे देते हैं, घर नाम कर देते हैं, तो उन लोगों के साथ ऐसी धोखेबाजी तो होती है। माँ बाप भी एक्चुअली क्या करें, अपने बच्चों के लिए वो बस चिंतित होते हैं, सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा हो। ऐसे में कई बार फिर उस खुशी के लिए दहेज के नाम पे या बाकी चीज़ों के नाम पे फिर वो जो चीज़ें होती हैं, हालांकि मुझे लगता है कि वो गलत है कहीं ना कहीं, लेकिन इस तरह का धोखा देना वो कहीं से भी मंजूर नहीं होना चाहिए। सर पंकज यादव जी बोल रहे हैं जिस दिन कोई तनाव होता है आपकी कंपनी हमें राम मान के इलाज करती है।